ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ काफ़ी दिनों से जो है ना रिक्वेस्ट आई हुई थी ग्लूकोमा की जो है ना, इसके ऊपर जो है ना वीडियो नहीं बनी हुई अभी तक। तो बस आई के थोड़े से चैप्टर रह गए हैं, बाकी मोस्टली कवर हो चुकी हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो अपलेट मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। थैंक यू सो मच जिनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बाकी भी अगर किसी को जो है ना वो फिर चाहिए हो एमसीक्यूज़ वगैरह वो आके देख लेगा। अच्छा, ग्लूकोमा के बारे में इसके फुल ही मतलब सारा चैप्टर ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर प्राइमरी क्लोज एंगल और ओपन एंगल ग्लूकोमा इसके मुतल्लिक ही मोस्टली सवाल आ जाया करता है। और ये एग्जामिनर का ऑस्पी के अंदर हमारे जो है ना एचओडी उनका कुछ ना कुछ फेवरेट था ये टॉपिक। ठीक है, होता क्या है ये सारा डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं अपने बेस्ट वे में बता सकूँ। ठीक है, बेसिकली जो है ना सबसे पहले ग्लूकोमा को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो दुनिया में वो कह रहा है कि उसने बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ब्लाइंडनेस होती है ना, ठीक है, मतलब लोग जो अंधे हो रहे हैं, एक तो प्यार में अंधा होना होता है ना, वो तो ज़्यादा बात है ठीक है, लेकिन जो 47% पीपल है ना उनके अंदर ब्लाइंडनेस होती है हमारे पास, वो कह रहा है कैटरैक्ट की वजह से। ठीक है, और जो हमारे पास 23% केसेस आते हैं ना वो होते हैं वो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मोतियों के उन्होंने जल्दी ट्रीट ना करवाया तो 47% लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है ना पक्का पक्का लॉस हो जाता है। बाकी जो 23% रहते हैं ना उनको ग्लूकोमा हो जाता है। और बाकी हमारे पास दूसरे जो है ना ऑप्टिक नर्व की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो बच जाती हैं, उसके अंदर वो बाकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। ये बस आपने जो है ना 23% जो है ना वो याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम सारी की सारी एनाटमी और फिजियोलॉजी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। देखो, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना, ठीक है, वो कहता है 21 ± 6, मतलब 21 से 6 ऊपर चले जाओ और 6 नीचे आ जाओ, यानी 15 से जो 27 है ना ये वाला, इस रेंज को जो है ना वो मार्जिन बॉडीज़ कह लें। नंबर 1 पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड होगा। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि पॉजिटिव विजुअल डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, किसी पेशेंट के अंदर ये वाली कंडीशन हो। साथ में वो कह रहा है डिफेक्ट एट द ऑप्टिक डिस्क लेवल, उसका जो ऑप्टिक डिस्क है ना आई का, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना आपको डिफेक्ट्स नज़र आ जाए तो वो जो है ना वो कह रहा है हम उसको ग्लूकोमा के अंदर जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये रेंज याद रखनी है आपने। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, वो कह रहा है कि हमारे पास मेजर 4 क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ना इसको डिवाइड किया हुआ है। तो वो 4 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बार 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 एग्जामिनर पूछना पसंद करते हैं। प्राइमरी ग्लूकोमा, नंबर 2 पे हमारे पास होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आता है कंजेनिटल ग्लूकोमा। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। बुक से मैं आपको सारा दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, तो ये 4 कैटेगरीज़ के अंदर अभी तक वो डिवाइड किया गया है। अच्छा, इसको भी जो है ना वो हमारे पास कह रहा है प्राइमरी तो चलो अलग, इसकी सेकेंडरी की वजह क्या हो सकती है, मतलब वजह कोई और थी लेकिन उसने जो है ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रेज्ड कर दिया। वो कह रहा है ड्यू टू यूवीआइटिस। अगर किसी पेशेंट को यूवीएल ट्रैक का मसला है, वो आगे चैप्टर आ रहा है मैं सारा डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ नाम याद रखो। यूवीआइटिस होगा या फिर हमारे पास पेशेंट को कैटरैक्ट होगा। तो मैंने बताया ना कि 47% लोगों में कैटरैक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, तो वो ब्लाइंडनेस के अंदर भी उनका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड ही होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हुई होती है। फिर कंजेनिटल में वो कह रहा है कि हमारे पास इसने इसको फर्दर जो है ना वो 3 कैटेगरीज़ के अंदर कंजेनिटल को डिवाइड कर दिया है। अच्छा, 3 कैटेगरीज कौन सी, नंबर 1 पे वो कह रहा है कि ट्रू कंजेनिटल, ठीक है, जो कि हमारे पास बाय बर्थ होती है। और बाय बर्थ वो कह रहा है कि 3 माह के अंदर अंदर जो है ना वो हमारे पास ये ना बच्चे की पैदाइश के 3 माह के अंदर अंदर बंदे के अंदर बच्चे के अंदर जो है ना वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास होता है प्राइमरी इन्फेंटाइल। प्राइमरी इन्फेंटाइल, इसका जो होता है ना वो ड्यूरेशन वो होता है कि 3 साल के अंदर अगर बंदे के अंदर हो जाए ना, बच्चे के अंदर, सॉरी बंदा क्यों कह रहा हूँ मैं, 3 साल के अंदर बच्चे के अंदर हो जाए तो वो हमारे पास प्राइमरी इन्फेंटाइल है। फिर हमारे पास होती है जोविनाइल, मतलब इसका कहीं ना कहीं जवानी में, मतलब अब 3 साल से ऊपर चले जाओ। ये था हमारे पास 3 मंथ, ये 3 मंथ से 3 ईयर तक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 ईयर से अगर 16 साल की उम्र के अंदर जो है ना वो बच्चा आ गया है तो इसको हम कहेंगे कि ये उसको जोविनाइल कंजेनिटल ग्लूकोमा है।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और बाकी नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा वो उसकी बाकी काफ़ी कंडीशंस आ जाती हैं। अब थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी के ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी जगह भी जो है ना वो बच जाए। अब आपको होपफुली कि आई का जो है ना स्ट्रक्चर फिंगर टिप्स भी आ गया होगा। एक रफ सा मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। यूँ करके हमने आई बनाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सारे का सारा विट्रस ह्यूमर था, पीछे वो सारा रेटिना और ऑप्टिक डिस्क, उसको छोड़ दो अभी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयरस थे दो, मैंने कहा था रस्सियों की तरह जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आयरस होते हैं, रस्सियाँ लटक रही हैं जिसे हम आयरस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था एक नन्ना मुन्ना सा लेंस, ठीक है। और लेंस के बिल्कुल ऊपर हमारे पास एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, हमारे पास क्या था, सिलरी बॉडीज़ थी, ठीक है। तो सिलरी बॉडीज़ को मैं यूँ करके यूँ, ठीक है, एक ये सिलरी बॉडी होगी, एक ये सिलरी बॉडी होगी, बस इसका हमने देखना ट्रैक किस तरह जो है ना वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ है। तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है ना वही ज़्यादा होना, जिसकी वजह से हमारे पास अब एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है। बेसिकली एक्वस ह्यूमर हमारे पास सिलरी बॉडी से अपेयर, ये जो ब्लैक वाली मैंने सिलरी बॉडी बनाई है ना, ये मुसलसल पानी जो है ना वो अपना निकालती रहती हैं, ठीक है। मुसलसल इन्होंने अपना पानी निकालते रहना है। अब इस पानी को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। अब ये जो है ना सिलरी बॉडी से निकल के जब हद से ज़्यादा, या तो ये पानी ज़्यादा निकालने लग पड़े, या फिर पानी तो नॉर्मल निकल रहा है लेकिन यहाँ पे कैनाल ऑफ स्केलम्स होती है, जिससे जो निकल रहा है उसको निकालना भी तो है, मेंटेन करना है, या इसकी एक्सक्रीशन कम है या प्रोडक्शन ज़्यादा, दो ही कंडीशन हो सकती है इंट्राओकुलर प्रेशर की। या तो वो बन ज़्यादा रहा है, या वो बन तो नॉर्मल है लेकिन निकल नहीं रहा, तो जो जहाँ पर डैमिंग हो रही है, पुलिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पे पुलिंग की वजह से जो है ना हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर होगा। देखो अब ये था हमारे पास आयरस से पीछे वाला सारा चैम्बर कौन सा था, पोस्टीरियर चैम्बर, और इससे आगे वाला हमारे पास होता है एंटीरियर चैम्बर। तो एक्वस ह्यूमर जो है ना वो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई से हमारे पास प्यूपल को, इसने ये जो दोनों आयरस के दरमियान हिस्सा, इसे हम क्या कहते थे, प्यूपल, ठीक है। तो पोस्टीरियर चैम्बर से इसने प्यूपल के अंदर आना है, प्यूपल से यहाँ से हो के फिर एंटीरियर चैम्बर के अंदर इसने आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा एंटीरियर चैम्बर के अंदर यहाँ पे हमारा सारा कलेक्शन हो गई। फिर एंटीरियर चैम्बर से हमारे पास होता है मेशवर्क नेटवर्क, ठीक है। यहाँ से उसने जाना है मेशवर्क, अपना काम शाम करवा के मेशवर्क नेटवर्क के पास जाके वहाँ पे कैनाल ऑफ स्केलम्स होती है, कैनाल ऑफ स्केलम, ठीक है। यहाँ से कैनाल ऑफ स्केलम के ज़रिए इसने जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो आपका बाहर निकल जाती है। अब हो सकता है कैनाल ऑफ स्केलम के अंदर मसला हो या सिलरी बॉडीज़ के अंदर मसला हो जहाँ से इसने प्रोडक्शन कर रही है। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर वो कह रहा है कि 3 चीज़ें हमारे पास जो है ना वो आ सकती हैं। तो अगर पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए तो इसकी पैथो के अंदर आपने लिखेंगे या तो हमारे पास सिलरी बॉडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पंगा हो गया, या फिर हमारे पास जो एक्वस चैम्बर एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्वस चैम्बर एंगल, मतलब वो एंगल ही क्लोजर हो सकता है, या फिर हमारे पास एक्वस ह्यूमर जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मसला है कि वो उसकी ड्रेनेज सही नहीं हो रही, तो वो प्रॉपर निबान ही नहीं रहा, या उसकी कंपोजिशन के अंदर कुछ ना कुछ मसला है, तो वो 3 चीज़ें होंगी। अच्छा, अब मैं इसी सिलरी बॉडीज़ को हम देखते हैं सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इसका स्ट्रक्चर के बारे में, क्यों ये इतना लफड़ा कर रहा है। ओके जी, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी सी जगह भी हमारे पास बन जाए। सिलरी बॉडीज़ को हमने कहा कि डिस्कस करना है हमने आज। देखो ना, सिलरी बॉडीज़ के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ये मैंने किस तरह बनाई थी, यूं करके, यूं और यूं। ये किस चीज़ से मुशाबत रख रही है, ट्राई एंगुलर इन शेप है ये बेटा जी, ठीक है। एक तो ये ट्राई एंगुलर है। अब इसकी जो है ना वो कह रहा है 3 सरफेसेस होती हैं सिलरी बॉडीज़ की। देखो ये वाली जो सरफेस है इसको मैं करूँगा इनर सरफेस, इसको मैं कह देता हूँ आउटर सरफेस, और ये वाली जो है ना ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ये आगे की तरफ है। देखो ना, आई इस तरह थी ना, तो ये इस तरह करके जो है ना वो पड़ी हुई है, तो जो अंदर वाली आई की तरफ है इसको मैं कह रहा हूँ इनर है, ये जो ऊपर की तरफ है ये आउटर है, और ये जो हमारे पास लेंस की तरफ या प्यूपल की तरफ है ना इसको हम कह रहे हैं एंटीरियर सरफेस। अब समझ लगी डायमेंशन मैं किस तरह बता रहा हूँ। तो हमारे पास 3 सरफेसेस की होती हैं, एक हमारे पास होती है आउटर सरफेस, एक हमारे पास होती है इनर सरफेस, और एक हमारे पास होती है एंटीरियर सरफेस। अच्छा, अब जो समझने वाली बात है ना, ये जो इनर सरफेस है जो अंदर हमारे पास अंदर आई की तरफ है, इसको उसने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं पार्स प्लेना, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं पार्स प्लाइकेटा।
ये दो जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब विट्रैक्ट भी करनी है तो पार्स प्लाना के थ्रू जाना है, ठीक है। तो वो क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, इस वजह से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, अब अगर लाइट गई हुई है, मैंने विंडो खोली हुई है, तो अगर विंडो बंद करना हो तो सारा अंधेरा हो जाना है। ये हमारे पास पार्स प्लाना और पार्स प्लाना इनर जो है ना वो ये इसके ऊपर पार्स प्लाना और पार्स प्लाकेटा होती है, ठीक है। जबकि जो एंटीरियर सरफेस है ना ये किसको टच करती है, ये हमारे पास आयरस को, मतलब यहाँ पे जो रस्सियाँ लगी हुई थी ना एंटीरियर सरफेस, उसको कहीं ना कहीं जाके टच करती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पार्स प्लाना और प्लाकेटा को, ताकि अगर इसको ही समझ आ गई तो फिर हमारे पास बाकी सारा जो है ना वो काम आसान हो जाएगा। देखो, इनर सरफेस जब भी आए ना तो आपने इसका दो बना लेना है। आपने बताना है सर हमारे पास जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में बताना है, सर एक हमारे पास पार्स प्लाकेटा है और एक हमारे पास होता है पार्स प्लाना, ठीक है। अब देखो यूं करके था ना, यूं यूं, तो अब हम इनर सरफेस को सारे का सारा को देखेंगे। यहाँ पे जो है ना पार्स प्लाकेटा यूं यूं करके होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है पार्स प्लाकेटा। तो इस पार्स प्लाकेटा ने बेसिकली जो है ना वो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर 1/3 पोर्शन है सिलरी बॉडी का, ठीक है, एंटीरियर 1/3 पोर्शन ऑफ दी सिलरी बॉडी, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। मतलब और इसने जो है ना वो 70 to 80% जो है ना वो हमारे पास सिलरी प्रोजेक्शन इसकी, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सिलरी जो है ना वो प्रोजेक्शन होती है 70 to 80%। बाकी जो हमारे पास पार्स प्लाकेटा ये बाकी सारा है, यहाँ पे आपको सारे खाली खाली जगह नज़र आ रही, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये जो बाकी 2/3 पोस्टीरियर 2/3 है ना वो हमारे पास क्या है, ए वेस्कुलर है, इसके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती, और ये हमारे पास पोस्टीरियर 2/3 है। अब ए वेस्कुलर इसका क्या काम है, जब भी हमने जो है ना वो विट्रैक्टमी करनी होती है तो इंजेक्शन यहाँ से मारते हैं, ना कि यहाँ से मार, अगर यहाँ से मारेंगे तो यहाँ पे भी पार्स प्लाकेटा डैमेज हो गया तो फिर आंखों का मसला होगा। इसलिए जब भी सर्जन अप्रोच करता है वो पार्स प्लाना के थ्रू जो है ना वो हमारे पास अप्रोच करता है, क्योंकि ये एरिया क्या है, ए वेस्कुलर है। ये हमारे पास MCQ आता है, ठीक, ये बात होगी। अब देखो जो हमारे पास जो है ना पार्स प्लाकेटा है, अब इसके अंदर देख लो किस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, ताकि आपको एनाटॉमी थोड़ी सी समझ आ जाए। बिल्कुल दरमियान में यूँ समझ ले कि हमारे पास क्या होती हैं, सेंट्रल वेसल, ठीक है। उसके बिल्कुल गिर्द वो कह रहा है हमारे पास क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। उसके कनेक्टिव टिश्यू के बाहर वाली साइड पे हमारे पास क्या होगा, एक पिगमेंट्री एपिथेलियम, और फिर उसके बाहर हमारे पास क्या होगा, नॉन पिगमेंट्री एपिथेलियम, ठीक है। तो आपने बता देना सर ये सर अगर पूछ लें पार्स प्लाकेटा के अंदर फिर बेटा क्या है, तो आपने कहना सर इसके अंदर एक तो सेंट्रल हमारे पास वेसल होती है, उसके बिल्कुल बाहर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होंगे, उसके बाहर जो है ना एपिथेलियम की दो लेयर होंगी, एक हमारे पास होगी पिगमेंट्री एपिथेलियम और एक हमारे पास होगी आउटर वाली नॉन पिगमेंट्री एपिथेलियम। ये बता दोगे तो एग्जामिनर की आंख जो है ना वो ब्लिंक कर देगी, ठीक है। अब जब ये बना लिया है तो निकालने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई मसल हो जो कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि हमें पता है कि सिलरी बॉडी के जो है ना यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ निकलती हैं, कुछ ऐसे जो है ना वो मसल्स निकलते हैं जो कि हमारे पास किसके साथ होते हैं, नीचे जो लेंस पड़ा हुआ ना उसके साथ अटैच होते हैं। नीचे वाली सिलरी बॉडी से भी मसल निकलते हैं, ठीक है, ऊपर वाली सिलरी बॉडी से भी मसल निकलेंगे। तो इन मसल्स का नाम क्या है, बेसिकली सिलरी मसल, क्योंकि ये सिलरी बॉडी से निकल रही है तो इन्हें हम सिलरी मसल कहेंगे। इनका काम क्या है, लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना, ठीक है। नीचे वाली से भी ऊपर वाली भी से मसल निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने बता देना साथ में सर सिलरी बॉडीज़ हैव मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंस की मसल जो है ना वो, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो लेंस की मसल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज होती है और इमेज जो है ना इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। मेरे ख्याल में मैं अपनी बात नहीं समझा पाया, 1 मिनट ठहरो दूसरे बोर्ड में बताता हूँ। यहाँ पे देखो ना, यूं करके था ना, यहाँ पे हमारे पास सिलरी बॉडीज थी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी वाली भी एक सिलरी बॉडी थी, ठीक है। यहाँ से जो है ना हमारे पास मसल निकले थे सिलरी बॉडी से जो कि लेंस को होल्ड करके रखती हैं। तो हम कहेंगे कि सिलरी बॉडीज़ के पास हमारे पास मसल्स होते हैं जो कि लेंस की जो है ना वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब सिलरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, देखो ना ये ऊपर खींचेंगे ये ऊपर, तो लेंस जो है ना हमारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो लेंस की मसल जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, जो फाइबर मसल जो भी है, ठीक है। जब वो लेंस रिलैक्स होगा तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर जो लेंस की है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यूं यूं
यूँ लाइट आ रही है ना, तो जो इमेज है ना वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। जब हमारे पास सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस अपनी मोटाई जो है ना यूँ करके फूल जाएगा, तो वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर अपनी कर लेगा, तो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है ना वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास रेटिना के इन फ्रंट ऑफ इमेज होगी। अब हमारे पास जो है ना वो एंटीरियर चैम्बर एंगल के बारे में उसने थोड़ा सा बताया हुआ है, वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एंटीरियर चैम्बर एंगल, एंटीरियर चैम्बर एंगल के बारे में थोड़ी बातें देखो। ये सपोज कर यार आई विवेक से मेरे से बन नहीं रही आजकल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलरी बॉडी है, पीछे वाले एरिया को मिस कराओ। ये जो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है ना, इसको हम कह रहे हैं एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, जो आइरस से आगे है और यहाँ आगे कॉर्निया तक लगा लो आप, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जब हम आएंगे ना, तो हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि 5 लेयर्स जो है ना वो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर एंगल के अंदर मिलेंगी। वो 5 लेयर कौन सी हैं, ये ऑस्पी का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। तो वो 5 लेयर कौन कौन सी हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपकी ये वाली जो है ना ऑस्पी की डायग्राम हूबहू सेम इसी तरह हमारी दफ़ा ऑस्पी में मुझे भी तक ज़्यादा आई थी, और मुझे इसमें से एक नाम भूल गया था, ठीक है। अगर हम आउटर से अंदर देखें तो ये हमारे पास होता है एक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आइरिस सबसे अंदर वाली होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे स्क्लेरल स्पर होगा, फिर स्कैलमेन केनाल होगा, फिर ट्रेबेकुलर नेटवर्क और शेल्बीज लाइंस जो है ना, ये 5 आपको फिंगर टिप्स पे SSI, बस ये निमोनिक आपने बस जिस तरह भी कोई और निमोनिक हो तो आप याद कर लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड 3 S है, एक फिर हमारे पास T है और I है, IT मतलब IT डिपार्टमेंट होता है ना हर कॉलेज के अंदर, तो 3 S है और फिर IT, बस ये 5 के नाम तरतीब से लिखने। सबसे अंदर वाली आइरिस है, स्क्लेरल स्पर है, फिर केनाल ऑफ स्केलम है, ट्रेबेकुलर मैशवर कर गया, और हमारे पास स्केल्बीज लाइंस जो है ना हमारे पास आ जाएंगी, या स्केल्बी जो भी नाम है इसका, ठीक है। तो ये आपने इसको रट्टा लगा लेना, ये नहीं भूलनी चाहिए आपको। अब हम आते हैं जी एक्वस ह्यूमर के ऊपर। व्हाट इज़ एक्वस ह्यूमर, होता क्या है? इतनी देर से हमने जो है ना ये कहानी डाली हुई है, तो एक्वस ह्यूमर होता क्या है बेसिकली। एंड पे मैं आपको बुक से सारा बताता हूँ कहाँ से मैंने उठाया, क्योंकि मैं सिस्टमिक वे में चल रहा हूँ ताकि आपको आगे जब पढ़े तो आसानी हो। देखो एक्वस ह्यूमर के अंदर बेसिकली एक क्लियर फ्लूइड है, ये साफ़ सुथरा सा फ्लूइड है, इसके अंदर कोई गंद मंद नहीं है, ताकि हम अच्छी तरह देख सकें। एंटीरियर चैम्बर होता है पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर हमारे पास आई के, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई के अंदर आपको पता है कि ये होगा, ये तो अभी इतना तो पता ही चल गया होगा ना। देखो हमारे पास ये स्क्रीशन इसकी 2 to 2.5 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है ना वो इसकी इतनी स्क्रीशन होती है, ये MCQ है 2 से 2.5। फिर इसके अंदर जो है ना जब कंपोजिशन देखिएगी तो मैंने कहा क्लियर फ्लूइड तो 99% जो है ना वो वाटर होता है, और इस वाटर के साथ आपका विटामिन ए एक्सेसिव होता है, टपा टप इसके अंदर विटामिन भरा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी आई को जो है ना वो प्रॉब्लम करती है, तो एक्चुअली विटामिन ए इसके अंदर हद से ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन होती है इसकी सिलरी बॉडी से, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ड्रेनेज जो है ना इसकी, ठीक है, ड्रेनेज के बारे में देख लो। 80% इसकी जो है ना वो हमारे पास एक्टिव सक्रीशन जो है ना वो हमारे पास एक्टिवली इसको हमने ड्रेन करना होता है, जबकि हमारे पास 20% जो है ना वो हमारे पास इसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी बात याद रख लेना है। अब सिलरी बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर से हमारे पास आया, ठीक है, सिलरी बॉडी से हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुआ पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर में आके ये मैशवर्क नेटवर्क के पास गया, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके फिंगर टिप्स पे अब आ जाए। मैशवर्क नेटवर्क से हमारे पास वो केनाल ऑफ स्केलम्स के पास गया, ठीक है। फिर वहाँ से एपिस्क्लेरल एक्वस वेन होती है, ठीक है। जो स्क्लेरा होता है ना आई के ऊपर, जो कॉर्निया से बिल्कुल पीछे जो स्क्लेरा था, तो यहाँ पे हमारे पास होती है एपिस्क्लेरल वेन्स, एक्वस वेन। वहाँ से प्रॉपर जो है ना वो हमारे पास एपिस्क्लेरल वेन से एंटीरियर सिलरी वेन के अंदर चला जाता है। ये एंटीरियर सिलरी वेन से हमारे पास जाता है ऑप्थेल्मिक वेन के अंदर, ये सारा ऑप्थेल्मिक वेन से हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से आपके दिल तक जाती है। इतनी सी कहानी है आपकी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो उसने एक खूबसूरत सी डायग्राम बनाई हुई है, ये देखो
ये हमारे पास जो है ना सपोज करिए सिलरी बॉडी है, ये नीचे वाला वो दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से एक्वस फ्लो पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर, वहाँ से हमारे पास कैनाल ऑफ स्केलन के अंदर गया, ठीक है। वहाँ से एक्वस वेन के अंदर ये सारा जा रहा है। एक्वस वेन से आगे हमने क्या कहा है, हमारे पास कौन सी होगी, मतलब एक्वस वेन में यहाँ पे वो एपिस्क्लेरल वेन, फिर एंटीरियर सिलरी, ठीक है। यहाँ से एपिस्क्लेरल वेन हो गया, ये देखो ना, ठीक है, बिल्कुल ये स्क्लेरा के ऊपर जो कंजक्टिवा के पीछे यहाँ पे एक्वस वेन, यहाँ से वो एपिस्क्लेरल वेन, एपिस्क्लेरल वेन से हमारे पास कहाँ जाएगा, एंटीरियर सिलरी वेन, एंटीरियर सिलरी वेन से इसने कहाँ पे जाना है, ऑप्थेल्मिक जो आई वाली वेन है उसके अंदर वेन से हमारे पास कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा से हमारे पास हार्ट के पास जाएगा। ये इसकी नॉर्मल जो है ना वो ड्रेनेज है। अब अगर इसकी ड्रेनेज के अंदर कहीं ना कोई लफड़ा आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गया, तो हमारे पास ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आई का रेज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमा, इन सिंपल वर्ड। अच्छा, प्रोटेक्शन आल जो है ना वो हमेशा, वो कह रहा है कि ऑलवेज हमेशा के लिए इक्वल होगी सेक्रीशन के, ये अल्लाह पाक ने कानून रखा, जितनी प्रोड्यूस्ड होगी उतनी सेक्रीशन होगी, बैलेंस होना चाहिए। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की अब वो नॉर्मल वैल्यूज़ जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। अब ये MCQs आपने याद रखना है, ठीक है। शुरू में मैंने बताया था 21 ± 6, ठीक है, वो एक रेंज थी। यहाँ पे अब नॉर्मल वैल्यूज़ जो है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की वो 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। एवरेज जो है ना, ठीक है, जो आम बंदे में हम देखते हैं वो कहता है कि 16 ± 3 होता है। 16 से 3 ऊपर जाओ तो 19, 16 से 3 नीचे जाओ 13, ठीक है। 13 से 19 तक जो है ना एवरेज पे अमूमन हम मरीज़ों के अंदर देख लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, लेकिन जो मोस्टली जो है ना बंदे, अगर आप नॉर्मल बंदे को देखें तो 16 से 3 ऊपर हो सकते हैं, 3 नीचे हो सकते हैं। और हमारे पास जब 21 से हमारे पास ऊपर जाता है तो वो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है किसके लिए, ग्लूकोमा का, ठीक है। तो 21 से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी सूरत भी। 21 जो है ना वो हमारे पास है रेड लाइन है, इससे ऊपर गया तो मतलब काम ख़राब है, उसको ग्लूकोमा है, फ़ौरन से पहले ट्रीट करना पड़ेगा। मॉर्निंग के अंदर वो कह रहा है कि जब मरीज़ सुबह सुबह आएगा ना तो उसके अंदर जो है ना हमेशा जो है ना वो इंक्रीज़ होगा पीक लेवल के ऊपर आपके पास इंटर, क्योंकि वो सारी रात आंखें बंद होती हैं, तो ना तो वो एवेपोरेशन हो रही होती है कुछ और आंखों से, ना ही आंसू इतने जनरेट हो रहे, इसलिए वो जितना बनता है वो आंखों के अंदर रहती है। इसी वजह पीक लेवल जो है ना वो सुबह सुबह के वक्त होता है। हमने अब एक्वस ह्यूमर लगाई हुई है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है जी, एक तो इसने मेंटेन करना है आई का जो है ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उसको, नंबर सेकंड में हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट है तो इसने ट्रांसपेरेंसी आई की मेंटेन करनी है, और हमारे पास मेटाबोलाइट्स जो आई के अंदर है ना कुछ वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो मेटाबोलाइट्स जो बन जाती हैं उनकी हमारे पास रिमूवल के अंदर ये यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ से फिर हमने ना इस पाथवे के ज़रिए हार्ट तक ले जाते हैं मेटाबोलाइट्स को, आँखों के मेटाबोलाइट्स दिल के अंदर जाते हैं, तो ये इसका जो है ना एक मेजर फंक्शन है, ठीक है। अब ये था यार इंट्रोडक्टरी वीडियो थोड़ी सी, इसको मैं अपलोड करके जो है ना वो नेक्स्ट में आपको प्रॉपर ग्लूकोमा के बारे में बताता हूँ। जिसको अब तक यहाँ तक समझ नहीं ना आई तो वो इसको प्लीज़ अच्छे से रट्टा लगा ले। ये 5 लाइनें जो है ना 3 S हैं, एक IT है, ये आपको नहीं भूलनी चाहिए। ये उसने नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, एवरेज भी लिखी हुई है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, एक्टिव और पैसिव ये होती है ना, वही ना पैसिव के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन होती है, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फंक्शन इसके लिखे हुए हैं, एक्वस ड्रेनेज मैंने आपको ट्रेबेकुलर मैशवर्क में, यूवियो सैक्रल रूट के ज़रिए आपके पास सुप्राकोराइडल स्पेस और वो सारी की सारी अनाटमी है सारी, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ये आपके पास ये सारी की सारी स्क्लेरोसिस शेलबेज लाइन क्या है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन की एंड ये प्रोमिनेंट एंड ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ये भी एक MCQ था। सिलरी प्रोसेस हो गया, सिलरी मसल है, अगर 2 चीज़ें आपको बताना इंपॉर्टेंट क्या है। सिलरी इसके लिए हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और कुछ हमारे पास रेडियल मसल, सर्कुलर होते हैं और रेडियल मसल होते हैं, ये वही बच्चों वाली बात है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर मैंने पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लाना के बारे में बताया, ठीक है। सिलरी प्रोसेस होती हैं जो कि पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई के अंदर जो है ना हमारे पास प्रोजेक्शन होती हैं। बाकी सिलरी बॉडीज बेसिकली फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोराइड होता है, ठीक है। पीछे से क्लेरा, कोराइड और रेटिना थे ना, तो कोराइड की वो कह रहा है एक्सटेंड करता है इंटू दी ओरा सिरेटा। देखो ना पीछे हमारे पास क्या था, सबसे आउटर था स्क्लेरा, फिर कोराइड था, फिर रेटिना था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो दरमियान वाली लेयर थी ना कोराइडल लेयर, ठीक है, वहाँ की कंटिन्यूएशन जो है ना वो आगे आके जहाँ पे मिलती है सिलरी बॉडी के साथ उसे हम ओरा सिरेटा कहते हैं। ये भी एक MCQ मैंने देखा, ओरा सिरेटा क्या होता है, जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं ना स्क्लेरा और वो जो आगे वाला है ना कोराइड, ठीक है, कोराइड के साथ वो हमारे पास मिलती है। तो वो ट्रेबेकुलर मैशवर्क का आउटर सरफेस है स्क्लेरा, इनर सरफेस को हमने 2 पार्ट्स प्लाइकेटा और वही
कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास है ट्रेबेकुलर मशवर्क में वगैरह, जक्सटाक्लैरिकुलर है, कॉर्नियोस्क्लेरल है, यूवीएल है, स्केलमेन लाइन है, आउटलेट चैनल आपके पास है, स्क्लेरल स्पर है, फिर सिलरी मसल्स आपके पास आ गई, ये सारा आयरस आपको दिखा रहा है। अगर बस इसको समझने के लिए, तो ये था हमारे पास अभी तक के लिए। अगर किसी को मसला है तो वो अभी तक बता दे। नेक्स्ट मैं ग्लूकोमा को प्रॉपर जो है ना वो एक सीरीज़ के अंदर जो है ना ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।